Hello friends, welcome to our channel, Target Achievers Coaching Institute. Big news, our brand new course for Uttarakhand Patwari Video and Lekpal exam is launching in just few days. Here is everything you all need to know. Welcome all to Target Achievers. कल हम आपसे बात कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में आपको कुछ और बड़ी रोचक जानकारियां देता हूं। आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता के 2 नगरीय अवशेष जो हैं यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किए गए। मोहनजोदड़ो को 1980 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। 2021 में धौलावीरा को भी यह ऑनर मिला और इस तरीके से वह दूसरी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई है। अक्सर स्त्रियों को ताजुब होता होगा कि चूड़ियों और सिंदूर की प्रथा कब से आई है। तो यह भी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की देन थी। कालीबंगा में तो काली चूड़ियों का कारखाना ही मिला और उसी के आधार पर उसे कालीबंगा नाम दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता काल में हाथी को पालतू स्वरूप प्रदान कर दिया गया था और उनके द्वारा आइवरी यानी कि हाथी दांत के आभूषणों का प्रयोग किया जाता था। किंतु उन्हें घोड़ों के विषय में जानकारी नहीं थी, ना ही वे घोड़े को पालतू बना पाए थे। संभवतः वे उस क्षेत्र में मिलते नहीं रहे होंगे। किंतु आर्य जो हैं इनके द्वारा घोड़ों का बहुतायत में प्रयोग किया जाता था। कहते हैं कि ये सेंट्रल एशिया रीजन में रहते थे और वहां इनका मुख्य व्यवसाय गोपालन था। तो ये घुमंतु स्वरूप में विचरण करते थे और इनका परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता था। जब ये नीचे की ओर आए और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संपर्क में आए तो इन्होंने इनसे युद्ध करके सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रों पर विजय पाई और कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत इन्हीं आक्रमणकारियों के विनाश तथा प्राकृतिक कारणों से हुआ। धीरे धीरे आर्यों के सेटलमेंट्स बढ़ते गए और जिसे हम पूर्व वैदिक युग कहते हैं, आर्य इनकी भाषा थी, लिपि थी, लेकिन लेखन की प्रक्रिया इनमें भी नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास हमें लिखित रूप से नहीं अधिक प्राप्त हुआ, जबकि समकालीन मिस्र और मेसोपोटामियन सभ्यता की भाषा पढ़ ली गई, उनकी लिपि जो है पढ़ ली गई और कारण सिर्फ यही था कि उनके बहुत सारे पत्र मिले भोजपत्र के रूप में तथा अन्य पत्र स्वरूप में मिले। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के आलेख जो है वो सिर्फ सीलों यानी कि मोहरों में मिले और आज तक सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा अपठित है। आर्य चूंकि गोपालक थे, भ्रमण करते थे, चरागाह उनकी प्रमुख आवश्यकता थी, नगर सभ्यता उनके लिए बहुत उपयोगी नहीं थी। यही कारण हुआ कि नगरीय व्यवस्था का धीरे धीरे अंत हो गया
आर्य छोटे छोटे ग्रामीण बस्तियों में रहते थे। मिट्टी लकड़ी के घर होते थे, ऊपर से छावनी होती थी। राजा महाराजाओं द्वारा जरूर महल आदि का निर्माण किया गया, पर इनमें भी अधिकांश प्रकाष्ठ का ही उपयोग हुआ, इसलिए इनके भी बहुत अधिक साक्ष्य मिलते नहीं हैं। आर्यों द्वारा लिखित स्वरूप ज्ञान को ऋग्वेद में दिया गया और वहीं से वैदिक युग का आरंभ हो गया। इसमें तमाम पूजा पद्धति, ज्ञान की अन्य बातें इसमें लिखी गई। इसके बाद और वेदों की रचना की गई, फिर उपनिषद, ब्राह्मण, इन सभी का विस्तार हुआ। आर्य सभ्यता हम कह सकते हैं कि बहुत हद तक जैसे आज तक हमारी सभ्यता थी, आज से 100 वर्ष पूर्व तक, बल्कि 50 वर्ष पूर्व तक लगभग हम उसी सभ्यता में रहे हैं। ग्रामीण व्यवस्था ही रही है और अधिकांश जो है नगर बहुत सीमित होते थे। तो भारत पे पहला आक्रमण जिसे कहते हैं वो आर्यों का हुआ। द्वितीय ईरान यानी कि फारस में हकमानी साम्राज्य की स्थापना हुई। साइरस कुरुश इसके संस्थापक थे। भविष्य में डेरियस प्रथम, जिन्हें हम दारा प्रथम के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया और साम्राज्य की सीमाएं भारत तक आ पहुंची। दारा तृतीय के समय कहते हैं कि पंजाब के कुछ क्षेत्र भी हकमानी यानी कि पारसी साम्राज्य में सम्मिलित थे। भारत में द्वितीय आक्रमणकारी यूनानी थे। सिकंदर महान का आरबेला के मैदान में दारा तृतीय के साथ युद्ध हुआ। दारा पराजित हुए और इसी के साथ ही संपूर्ण हकमानी साम्राज्य का अधिकार सिकंदर महान के पक्ष में चला गया। सिकंदर आगे बढ़ता गया। तक्षशिला नरेश आम्भी ने सिकंदर को आमंत्रित किया पोरस यानी कि पुरुष के विरुद्ध युद्ध करने के लिए। सिकंदर ने आम्भी पर अधिकार किया और वह क्षेत्र उसे सौंप दिया। फिर उसके सहयोग से उसने पोरस के क्षेत्र जो कि झेलम के उस पार विकसित था, वहां आक्रमण किया। दोनों के मध्य भीषण युद्ध हुआ, लेकिन अंत में सिकंदर ही विजय हुआ। सिकंदर ने पुनः पोरस के क्षेत्रों को उसे वापस करते हुए उसे अपना मित्र बनाया और दोनों ने मिलकर आगे फिर आक्रमण के क्षेत्रों में आक्रमण किया। सिकंदर को पोरस का सहयोग काफी लाभदायी साबित हुआ और लगभग वो बियास नदी के तट तक पहुंच गया था, लेकिन तब तक उसके सैनिक काफी थक चुके थे और उन्होंने आग्रह किया कि वे स्वदेश को लौट चले। सिकंदर स्वदेश को लौट चला। सिकंदर ने भी 2 नगरों की स्थापना की थी, निकैया यानी कि विजयनगर तथा बहुकेफला। बहुकेफला उसके घोड़े का नाम था। युद्ध में वह मारा गया था, उसी की याद में उसने बहुकेफला नगर बसाया था। लौटते में छोटे छोटे गणराज्यों द्वारा छापामार युद्ध में सिकंदर को काफी क्षति पहुंचाई। मालों के साथ युद्ध में उसे गंभीर चोटें भी आईं और लौटते समय बगदाद यानी कि इराक, बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। यूनानी आक्रमण आगे भी हुआ और मौर्य साम्राज्य
कि महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस के मध्य युद्ध हुआ था, जिसकी भी काफी चर्चा हुई। सेल्यूकस की हार हुई, उसने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। किंतु इसके बाद यहां साम्राज्य व्यवस्था स्थापित हो गई थी। मौर्य साम्राज्य काफी तेजी से बढ़ रहा था, शक्तिमान हो रहा था। उस दौरान विदेशी आक्रमणकारी बहुत सफल नहीं हुए और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत पर जो है प्रमुख रूप से आर्य आक्रमण, पारसी आक्रमण तथा ग्रीक आक्रमण ही प्राचीन काल में हुए और प्राचीन भारत का इतिहास लिखित रूप से बहुत बाद में ही उपलब्ध हो पाया है। किंतु मौर्य साम्राज्य के समय एक बहुत ही सशक्त भारत का निर्माण हुआ था। तो ये थी एक संक्षिप्त जानकारी आपको, जिसकी विस्तृत जानकारी आपको क्रैश कोर्स में प्राप्त होगी। आपको आमंत्रण करते हुए मैं पुनः कहूंगा कि टारगेट अचीवर्स में आपका स्वागत है। आप आमंत्रित हैं और अपनी सफलता की कहानी टारगेट अचीवर्स के साथ लिखिए। थैंक यू, धन्यवाद।